बेड टाइम स्टोरीज के माध्यम से मैं रोशनी एक बार फिर से अपने सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई श्रृंखला, परी कथाओं की श्रृंखला, यानी कि फेरी टेल्स। परी कथाओं के पीछे निश्चित रूप से एक गहरा अर्थ छिपा होता है, क्योंकि उनके मूल में वे संदेश फैलाने के लिए रूपक हैं और आम तौर पर इनके संदेश होते हैं नैतिक जीवन जीने के बारे में। हालांकि ऐसी शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए परी कथाएं कुछ विचित्र संदर्भों और प्रसंगों पर आधारित होती हैं। एक मिनट में ये एक सामान्य प्रेम कहानी हो सकती है और फिर अचानक राजकुमार की विनम्रता की परीक्षा लेने वाली एक दुष्ट चुड़ैल की वजह से सभी राजकुमारियां हंस बन जाती हैं। इन कहानियों में प्रतीकात्मकता बहुत गहराई से समाहित है और आज की कहानी द ब्रॉन्ज रिंग कोई अपवाद नहीं है इस बात का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी द ब्रॉन्ज रिंग का हिंदी अनुवाद कांस्य अंगूठी, एंड्रयू लैंग द्वारा संकलित की गई परी कहानियों की एक किताब द ब्लू फेरी बुक से। एक बार की बात है, किसी देश में एक राजा रहता था जिसका महल एक विशाल बगीचे से घिरा हुआ था। हालांकि माली बहुत थे और मिट्टी भी अच्छी थी, लेकिन इस बगीचे में ना तो फूल थे ना ही फल, यहाँ तक कि घास या छायादार पेड़ भी नहीं थे। राजा इस बात से बहुत निराश था। तभी उसके एक बुद्धिमान सलाहकार ने उससे कहा, आपके माली अपना काम नहीं समझते, लेकिन आप उन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं जिनके पिता मोची और बढ़ई थे? उन्होंने आपके बगीचे की खेती करना कैसे सीखा होगा? राजा ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए सलाहकार ने कहा, आपको एक माली को बुलाना चाहिए जिसके पिता और दादा उससे पहले माली रहे हों, और बहुत जल्द आपका बगीचा हरी घास और सुंदर फूलों से भर जाएगा और आप इसके स्वादिष्ट फलों का भी आनंद ले पाएंगे। इसलिए राजा ने अपने राज्य के प्रत्येक नगर, गांव और बस्ती में दूत भेजे ताकि वे ऐसे माली की तलाश करें जिसके पूर्वज भी माली रहे हों। और 40 दिन की मेहनत के बाद उन्हें एक माली मिल ही गया। उन्होंने उससे कहा, हमारे साथ आओ और राजा के माली बनो। माली ने कहा, मैं राजा के पास कैसे जा सकता हूँ? मुझ जैसे गरीब आदमी को वो माली क्यों रखेंगे? इससे हमें कोई मतलब नहीं है, उन्होंने जवाब दिया। यहाँ आपके और आपके परिवार के लिए नए कपड़े हैं, आप उन्हें पहनिए और हमारे साथ चलिए। लेकिन मुझे तो कई लोगों के पैसे जो मैंने उनसे उधार लिए थे वो वापस करने हैं। उन्होंने कहा, हम आपका कर्ज चुका देंगे, बस आप हमारे साथ चलिए। माली ने अपने आप को राजी कर लिया क्योंकि उसका कर्जा चुकता हो रहा था, और अपनी पत्नी और बेटे को साथ लेकर दूतों के साथ चल पड़ा। और राजा को एक सच्चा माली मिल जाने पर बहुत खुशी हुई। उसने उसे अपने बगीचे की देखभाल का जिम्मा सौंप दिया। माली को शाही बगीचे में फूल और फल उगाने में कोई कठिनाई हुई और 1 साल के अंत में बगीचा पहले जैसा नहीं रहा और लहलहाने लगा। ये देखकर राजा बहुत प्रसन्नचित्त हुए और उन्होंने मालिक के ऊपर उपहारों की बारिश कर दी। अब ये तो आप सुन ही चुके हैं कि माली का एक बेटा भी था जो बहुत ही सुंदर युवक था। उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। वह हर दिन बगीचे के सबसे अच्छे फल राजा के पास लाता था और सबसे सुंदर फूल उसकी बेटी के पास ले जाता था। राजकुमारी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी और सिर्फ 16 साल की थी। राजा को लगने लगा था कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी प्यारी बच्ची, उन्होंने कहा, अब तुम्हारी उम्र शादी के लायक हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह अपने प्रधानमंत्री के बेटे से करने की सोच रहा हूँ। पिताजी, राजकुमारी ने उत्तर दिया, मैं मंत्री के बेटे से कभी विवाह नहीं करूँगी। क्यों नहीं? राजा ने पूछा। क्योंकि मैं माली के बेटे से प्यार करती हूँ, राजकुमारी ने उत्तर दिया। ये सुनकर राजा पहले तो बहुत क्रोधित हुआ, फिर रोने लगा और आहें भरते हुए कहने लगा कि ऐसा पति उसकी पुत्री के योग्य नहीं है। परंतु युवा राजकुमारी माली के पुत्र से विवाह करने के लिए एकदम पक्का निश्चय कर चुकी थी और अपने पिता के आंसुओं को देखकर वह जरा भी विचलित नहीं हुई। फिर राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। उसके मंत्रियों ने उससे कहा कि आपको एक तरकीब लगानी चाहिए। आप दोनों को, यानी कि माली के बेटे और मंत्री के बेटे को दूर देश भेज दीजिए। जो सबसे पहले वापस लौट आए उससे आप अपनी बेटी की शादी कर दीजिए।
राजा ने इस सलाह का पालन किया और मंत्री के बेटे को एक शानदार घोड़ा और सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बटुआ भेंट किया, जबकि माली के बेटे को केवल एक बूढ़ा लंगड़ा घोड़ा और तांबे के सिक्कों से भरा हुआ एक बटुआ दे दिया और ये सोचने लगा कि यह तो अपनी यात्रा से कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। यात्रा शुरू करने से एक दिन पहले राजकुमारी अपने प्रेमी से मिली और उससे कहा, तुम अपना साहस कभी मत छोड़ना और ये याद रखना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। गहनों से भरा ये थैला लो और मेरे प्यार के लिए इनका सबसे अच्छा इस्तेमाल करना और जल्दी से वापस आकर मेरा हाथ मेरे पिताजी से मांग लेना। दोनों प्रेमी एक साथ शहर से चले गए। मंत्री का बेटा अपने अच्छे घोड़े पर तेजी से भाग गया और बहुत जल्द पहाड़ियों के पीछे गायब हो गया। मैं कुछ दिन तक यात्रा करता रहा और जल्द ही एक फव्वारे के पास पहुंचा, जिसके पास एक बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़े पहन पत्थर पर बैठी थी। नमस्ते यात्री, उसने कहा, लेकिन मंत्री के बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझ पर दया करो यात्री, उसने फिर से कहा। तुम देख सकते हो कि मैं भूख से मर रही हूँ। 3 दिन से मैं यहाँ पर हूँ और मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया है। मुझे माफ करो बूढ़ी चुड़ैल, युवक चिल्लाया, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। और ये कहकर वह अपने रास्ते पर चला गया। 1-2 दिन बाद माली का बेटा अपने लंगड़े भूरे घोड़े पर सवार होकर उसी फव्वारे तक पहुंचा। नमस्ते यात्री, उसी बूढ़ी भिखारिन ने उससे कहा। शुभ दिन, उसने उत्तर दिया। युवा यात्री, मुझ पर दया करो। माली का बेटा दयावान था, उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा, अच्छी औरत, तुम मेरे घोड़े पर मेरे पीछे बैठ जाओ और ये मेरा पर्स पकड़ लो। मैं देख सकता हूँ तुम्हारे पैर मजबूत नहीं है, तुम शायद ज़्यादा चल नहीं पाओगी। बुढ़िया ने उसके कहने का दोबारा इंतजार नहीं किया, झट से घोड़े पर उसके पीछे सवार हो गई और इस तरह से वो दोनों एक राज्य के मुख्य शहर में पहुंच गए। मंत्री का बेटा एक भव्य सहराई में ठहर गया, जबकि माली का बेटा और बुढ़िया गरीबों के लिए बनी हुई सराय में रुक गए। अगले दिन माली के बेटे ने सड़क पर बहुत शोर सुना। उसने देखा कि राजा के दूत ऊंचे ऊंचे वाद्य बजा रहे थे और चिल्लाते हुए कह रहे थे, हमारा राजा, हमारा स्वामी बहुत बूढ़ा और अशक्त है। जो कोई भी उन्हें ठीक कर देगा, उनकी ताकत वापस ले आएगा, उसे वे बहुत बड़ा इनाम देंगे। यह घोषणा उस बूढ़ी औरत ने भी सुनी और उसने माली के बेटे से कहा कि बेटा, जो राजा ने इनाम देने का वादा किया है, उसे पाने का तरीका मैं तुम्हें बता सकती हूँ। मैं जो बता रही हूँ वो करो और तुम ये इनाम के हकदार बन जाओगे। दक्षिणी द्वार से शहर से बाहर जाओ और वहां तुम्हें अलग अलग रंग के 3 कुत्ते मिलेंगे। पहला सफ़ेद होगा, दूसरा काला, तीसरा लाल। तुम्हें उन्हें मारना होगा और उन्हें अलग अलग जला देना होगा और राख को इकट्ठा करना होगा। प्रत्येक कुत्ते की राख को उसके अपने रंग के थैले में डालना और फिर महल के दरवाजे के सामने जाकर चिल्लाना, अल्बानिया के जनीना से एक प्रसिद्ध चिकित्सक आया है। वह अकेला राजा को ठीक कर सकता है और उसे उसकी जवानी की ताकत भी वापस दिलवा सकता है। राजा के चिकित्सक कहेंगे, ये एक धोखेबाज है, कोई विद्वान व्यक्ति नहीं है, और वे सभी प्रकार की कठिनाइयां तुम्हारे लिए खड़ी करेंगे, लेकिन तुम उन पर विजय कर पाओगे और बीमार राजा के सामने उपस्थित हो जाओगे। फिर तुम्हें 3 खच्चरों के बराबर लकड़ी और एक बड़ी कड़ाही मंगानी होगी और खुद को सुल्तान के साथ एक कमरे में बंद कर लेना होगा। और जब कड़ाही उबलने लगे तो उसमें उसे फेंक देना और तब तक उसे वहीं छोड़ना होगा जब तक उसका मांस, उसकी हड्डियां पूरी तरह से अलग ना हो जाएं। फिर हड्डियों को उनके उचित स्थानों पर व्यवस्थित करके उन पर 3 थैलों की राख फेंक देना। राजा फिर से जीवित हो जाएगा और वैसा ही हो जाएगा जैसा वह 20 वर्ष की आयु में था। अपने इनाम के लिए तुम्हें वह कांस्य अंगूठी मांगनी होगी, जिससे तुम्हें वह सब कुछ देने की शक्ति है जो तुम चाहते हो। जाओ मेरे बेटे, और मेरी कही हुई बात को कभी मत भूलना और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। माली के बेटे ने बूढ़ी भिखारी महिला के निर्देशों का पालन किया। शहर से बाहर निकलते समय उसे सफ़ेद, लाल और काले कुत्ते मिले। उसने उन्हें मार डाला और जला दिया। उनकी राख को 3 थैलियों में इकट्ठा किया, फिर महल की ओर भागा और चिल्लाया, अल्बानिया के जनीना से एक प्रसिद्ध चिकित्सक अभी अभी आए हैं। केवल वही राजा को ठीक कर सकते हैं और उनकी युवावस्था की ताकत वापस दिलवा सकते हैं। राजा के चिकित्सकों ने पहले तो उसे अनजान यात्री का मजाक उड़ाया, लेकिन सुल्तान के आदेश देने पर उस अजनबी को अंदर आने दिया गया। माली के बेटे ने राजा को विश्वास दिलाया कि उसके पास उन्हें ठीक करने की सारी जुगत है।
उसने सभी को बाहर भेजकर राजा से ये कहा कि जो भी मैं कर रहा हूँ आपको मुझ पर विश्वास करके मुझे वो करने देना होगा, तभी आप ठीक हो सकते हैं। राजा उसकी बात मान गए, सबको बाहर भेज दिया गया। अब उस बूढ़ी भिखारिन के कहे अनुसार माली के बेटे ने कढ़ाई और लकड़ियों का इंतज़ाम करवाया। बहुत जल्द, जैसा कि उस बूढ़ी महिला ने उसे बताया था, उसने वो किया। राजा को उबाला। दोपहर के समय माली के बेटे ने हड्डियों के उनके स्थानों पर व्यवस्थित किया और उसने उस राख को उन पर छिड़क दिया। जैसे ही राख उसने राजा की बूढ़ी हड्डियों पर छिड़की, राजा की जान में जान आ गई और उसने देखा कि वो फिर से एक बार जवान और रिष्ट पुष्ट हो गया है। अपने स्वास्थ्य और जवानी को वापस पाकर राजा खुशी से फूला नहीं समाया और जोर से बोला, मैं तुम्हें कैसे पुरस्कृत कर सकता हूँ मेरे उपकारकर्ता? क्या तुम मेरे खजाने का आधा हिस्सा लोगे? नहीं, माली के बेटे ने कहा। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? नहीं महाराज। तो मेरा आधा राज्य ले लो। नहीं महाराज, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल वह कांस्य अंगूठी दे दीजिए जो आपके पास है। जो मैं चाहता हूँ वो तुरंत प्राप्त करके मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। हाय, राजा ने कहा, ये अंगूठी बहुत ही अद्भुत है। फिर भी तुम इस अंगूठी के सही हकदार हो, इसलिए अंगूठी तुम्हें ही मिलेगी। लेकिन इस अंगूठी के बारे में मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। तुम जो कुछ भी इस कांस्य की अंगूठी से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर राजा ने वह अंगूठी माली के बेटे को दे दी। माली का बेटा वह अंगूठी लेकर बूढ़ी भिखारिन के पास आया, उसका शुक्रिया अदा किया और उसे अलविदा कहकर आगे चल पड़ा। इसके बाद उसने उस अंगूठी से कहा कि मुझे एक शानदार जहाज़ चाहिए जिससे मैं अपनी यात्रा जारी रख सकूं। तुम मेरे लिए एक जहाज़ बनाओ जिसकी पतवार शुद्ध सोने की हो, मस्तूल चांदी के हों, चालक दल में 12 युवा पुरुष हों जो कुलीन दिखें और राजाओं जैसे कपड़े पहने हों। संत निकोलस पतवार पर हों, माल के रूप में उसमें हीरे, मणिक, पन्ने और जवाहरात हों। ऐसा कहकर वह इंतज़ार करने लगा और तुरंत ही समुद्र में उसे एक ऐसा जहाज़ दिखाई दिया जैसा कि विवरण उसने अंगूठी को दिया था। वह उस जहाज़ को देखकर अति प्रसन्न हुआ और उस पर चढ़कर अपनी यात्रा जारी रखी। जल्द ही माली का बेटा एक बड़े शहर में पहुंच गया और एक शानदार महल में रहने लगा। कई दिनों बाद उसकी मुलाकात अपने प्रतिद्वंदी मंत्री के बेटे से हुई, जिसने कि अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था और अब धूल और कूड़ा ढोने जैसे काम कर रहा था। माली के बेटे ने उससे कहा, आपका क्या नाम है, आप किस परिवार से हैं और आप इस देश में क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के पुत्र ने कहा, मैं एक महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री का पुत्र हूँ और फिर भी मुझे देखिए मैं कैसे अपमानजनक कार्य कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, यद्यपि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, फिर भी मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें एक शर्त पर तुम्हारे देश वापस जाने के लिए एक जहाज़ दूंगा। प्रधानमंत्री का पुत्र सुनकर बहुत खुश हो गया और कहने लगा, जो भी शर्त हो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ऐसा कहकर माली के बेटे ने उसे कहा, मेरे पीछे पीछे मेरे महल तक आओ। मंत्री का बेटा उस अमीर अजनबी का पीछा करता रहा जिसे वह पहचान नहीं पाया था। जब वे महल में पहुंचे तो माली के बेटे ने अपने दास को इशारे से बुलाया। अपने दास से उसने कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। उसने आए हुए मेहमान के सारे कपड़े उतरवा दिए। इस अंगूठी को लाल लाल गरम करो, स्वामी ने आदेश दिया, और इसे इस आदमी की पीठ पर दाग दो। दासों ने उसकी आज्ञा मानी और प्रधानमंत्री के बेटे पर उस अंगूठी को गरम करके दाग दिया। अब नौजवान अमीर अजनबी ने कहा, मैं तुम्हें एक जहाज़ दूंगा जो तुम्हें तुम्हारे देश वापस ले जाएगा। बाहर जाकर उसने कांसे की अंगूठी से कहा, कांसे की अंगूठी, अपने स्वामी की आज्ञा मानो, मेरे लिए एक जहाज़ तैयार करो जिसकी आधी सड़ी हुई लकड़ियां काले रंग से रंगी होंगी, उसके पाल फटे हुए होंगे और नाविक कमज़ोर और बीमार होंगे। एक का पैर कट गया होगा, दूसरे का हाथ, तीसरा कुबड़ा होगा, चौथा लंगड़ा या अंधा होगा और उनमें से अधिकांश बदसूरत होंगे और उनके शरीर पर जख्म के निशान होंगे। जाओ और मेरे आदेश का पालन करो। मंत्री का बेटा इस पुराने जहाज़ पर सवार हुआ और अनुकूल हवाओं के कारण आखिरकार अपने देश पहुंच गया। हालांकि वह बहुत दयनीय स्थिति में लौटा था, फिर भी लोगों ने उसका खुशी खुशी स्वागत किया। उसने राजा से कहा, मैं सबसे पहले वापस आया हूँ महाराज,
अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और राजकुमारी का विवाह मुझसे करा दीजिए। ये सुनकर राजा ने तुरंत शादी के जश्न की तैयारी शुरू करवा दी। बेचारी राजकुमारी इस बात से काफी दुखी और क्रोधित थी। अगली सुबह भोर होते ही एक शानदार जहाज पूरे पाल के साथ शहर के सामने लंगर डालने आया। राजा उस समय महल की खिड़की पर खड़ा था। ये कैसा अजीब जहाज है, वह चिल्लाया। इसका सुनहरा पतवार, चांदी के मस्तूल और रेशमी पाल है, और राजकुमारों जैसे ये युवा लोग इसे कौन चला रहे हैं? क्या मैं इसके पतवार पर सेंट निकोलस को नहीं देख रहा हूँ? तुरंत जाओ और जहाज के कप्तान को महल में आने के लिए आमंत्रित करो। राजा के सेवकों ने उसकी आज्ञा का पालन किया और उस सुंदर युवा राजकुमार को महल आने के लिए आमंत्रित किया। थोड़ी देर में वह सुंदर युवा राजकुमार महल के अंदर प्रवेश किया, जो बहुमूल्य रेशमी वस्त्र पहने हुए था तथा हीरे मोतियों से सुसज्जित था। युवक, राजा ने कहा, तुम जो भी हो, तुम्हारा स्वागत है। मुझ पर यह उपकार करो कि जब तक तुम मेरी राजधानी में रहो, मेरे मेहमान बने रहो। बहुत धन्यवाद महाराज, कप्तान ने उत्तर दिया। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। राजा ने कहा, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, क्या तुम उसका कन्यादान करोगे? ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात होगी महाराज, माली के बेटे ने कहा। कुछ ही देर बाद राजकुमारी और उसका मंगेतर वहां आ गए। ये क्या? युवा कप्तान चिल्लाया। क्या आप इस खूबसूरत राजकुमारी का विवाह ऐसे आदमी से करेंगे? लेकिन ये तो मेरे प्रधानमंत्री का बेटा है, इसमें क्या बुराई है? ये चाहे आपके प्रधानमंत्री का बेटा है, लेकिन ये मेरा नौकर है। मैं आपकी राजकुमारी का विवाह इससे नहीं होने दे सकता। तुम्हारा नौकर? जी हाँ, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मैं उससे दूर उस कस्बे में मिला था जहाँ मैं घरों से धूल और कूड़ा कचरा उठा रहा था। मुझे इस पर दया आ गई और मैंने इसे अपना नौकर बना लिया। राजा चिल्लाया, ये असंभव है। क्या आप चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उसे प्रमाणित करूँ? तो लीजिए, उसका भी प्रमाण मेरे पास है। ये युवक उस जहाज में वापस आया है जो इसके लिए मैंने तैयार किया था। वह जहाज समुद्र में चलने लायक नहीं था। उसका पतवार काला और टूटा हुआ था और नाविक अशक्त और अपंग थे। राजा ने कहा, हाँ, ये तो सच है। ये झूठ है, मंत्री के बेटे ने चिल्लाकर कहा। मैं इस आदमी को नहीं जानता। महाराज, युवा कप्तान ने कहा, अपनी बेटी के मंगेतर के कपड़े उतरवा दीजिए और देखिए कि इसकी पीठ पर मेरी अंगूठी का निशान है या नहीं। राजा ये आदेश देने ही वाला था कि मंत्री के बेटे ने अपने आप को अपमान से बचाने के लिए स्वीकार कर लिया कि जो युवा कप्तान कह रहा है वह सच है। और अब महाराज, युवा कप्तान ने कहा, क्या आप मुझे अभी तक नहीं पहचान पाए हैं? मैं तुम्हें पहचानती हूँ, राजकुमारी आगे आकर बोली। तुम माली के बेटे हो जिससे मैं हमेशा प्यार करती रही हूँ और मैं तुमसे ही विवाह करना चाहती हूँ। युवक, तुम मेरे दामाद बनोगे, राजा ने कहा। विवाह की रस्में शुरू हो चुकी हैं, इसलिए तुम्हें आज ही मेरी बेटी से शादी करनी होगी। और उसी दिन माली के बेटे ने सुंदर राजकुमारी से विवाह कर लिया। कई महीने बीत गए। युवा दंपति दोनों खुश थे और राजा भी अपने आप पर प्रसन्न होता कि उसे इतना अच्छा दामाद मिला है। लेकिन शीघ्र ही सुनहरे जहाज के कप्तान ने एक लंबी यात्रा करना आवश्यक समझा और अपनी पत्नी को प्यार से गले लगाने के बाद वह जहाज पर रवाना हो गया। अब राजधानी के बाहर इलाके में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसने अपनी जिंदगी काली कलाओं, कीमिया, ज्योतिष, जादू और जादू टोना का अध्ययन करने में बिताई थी। इस आदमी को पता चला कि माली का बेटा राजकुमारी से शादी करने में सिर्फ उन जिन्न की मदद से सफल हुआ है जो कि उसकी कांसे की अंगूठी में रहते हैं। मैं वह अंगूठी जरूर लूंगा, उसने खुद से कहा। इसलिए वह समुद्र तट पर गया और कुछ छोटी लाल मछलियां पकड़ी। सच में बहुत ही सुंदर मछलियां थीं। फिर वह वापस आया और राजकुमारी की खिड़की के सामने से गुजरते हुए चिल्लाने लगा, कौन कुछ सुंदर छोटी लाल मछलियां चाहता है? राजकुमारी ने उसकी बात सुनी और अपनी दास को उसके पास भेजा, जिसने बूढ़े फेरी वाले से कहा, आप इस मछली के बदले में क्या लेंगे? एक कांस्य अंगूठी। एक कांस्य की अंगूठी? बूढ़े मूर्ख, मैं इसे कहाँ से लाऊंगी? राजकुमारी के कमरे में तकिए के नीचे रखी है, जाओ और वहां से ले आओ। दासी अपनी स्वामिनी के पास वापस चली आई। उसने कहा, बूढ़ा आदमी तो पागल है, न सोना मांगता है न चांदी। राजकुमारी ने पूछा, तो फिर वह क्या चाहता है? वह चाहता है एक कांसे की अंगूठी जो आपके तकिए के नीचे छिपी हुई है। राजकुमारी ने कहा, अंगूठी ढूंढो और उसे दे दो। अंत में दासी को वह कांसे अंगूठी मिल गई जिसे सुनहरे जहाज का कप्तान गलती से पीछे छोड़ आया था।
दासी वह अंगूठी उस बूढ़े व्यक्ति के पास ले गई, जिसने उसे तुरंत ही छीन लिया। अपने घर पहुंचा भी नहीं था, बूढ़े जादूगर ने अंगूठी को कहा, कांचे की अंगूठी, अपने स्वामी की आज्ञा मानो। मैं चाहता हूं कि सुनहरी जहाज काली लकड़ी में बदल जाए और चालक दल घिनौने लोगों में बदल जाए। सेंट निकोलस पतवार को छोड़ दें और केवल काली बिल्लियां ही मालवाहक हों। कांसे की अंगूठी के जिन्न ने अपने मालिक की बात मानी। समुद्र पर स्वयं को इस दयनीय स्थिति में पाकर युवा कप्तान को यह समझ में आ गया कि किसी ने उसकी अंगूठी को चुरा लिया है, और वह अपने दुर्भाग्य पर जोर जोर से विलाप करने लगा। परंतु अब कुछ भी नहीं हो सकता था। आए, उसने खुद से कहा, जिसने मेरी अंगूठी ली है, शायद वह मेरी पत्नी को भी अपने साथ ही ले गया होगा। अब मैं अपने देश वापस जाकर क्या करूंगा? ये सोचकर वह एक द्वीप से दूसरे द्वीप और एक किनारे से दूसरे किनारे तक घूमता हुआ। मैं जहाँ भी जाता हर कोई उस पर हंस रहा था, और बहुत जल्द उसकी गरीबी इतनी बढ़ गई कि उसके और उसके दल और बेचारी काली बिल्लियों के पास जड़ी बूटियों और जड़ों के अलावा खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बहुत देर तक भटकने के बाद वह एक चूहों से भरे हुए द्वीप पर पहुंचा। कप्तान किनारे पर उतरा और देश का पता लगाना शुरू किया। हर जगह चूहे थे और चूहों के अलावा कुछ नहीं था। कुछ काली बिल्लियां उसके पीछे चलीं और कई दिन खाना ना मिलने के कारण बहुत भूखी थीं, और चूहों के बीच उन्होंने भयंकर उत्पात मचा दिया। फिर चूहों की रानी ने एक परिषद बुलाई। अगर जहाज के कप्तान ने इन खूंखार जानवरों को नहीं रोका तो ये बिल्लियां हम सभी को खा जाएंगी। चलो, हम अपने बीच से सबसे बहादुर लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल उनके पास भेजते हैं। कई चूहों ने इस मिशन के लिए खुद को प्रस्तुत किया और युवा कप्तान को खोजने निकल पड़े। कप्तान, उन्होंने कहा, हमारे द्वीप से जल्दी चले जाओ, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। हम में से हर एक चूहा मर जाएगा। खुशी से, युवा कप्तान ने उत्तर दिया, एक शर्त पर। वह ये कि तुम सबसे पहले मुझे एक कांस्य अंगूठी वापस लाकर दोगे, जो कि एक चतुर जादूगर ने मुझसे चुरा ली है। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं अपनी सारी बिल्लियों को तुम्हारे द्वीप पर छोड़ दूंगा और तुम्हें खत्म किए बिना नहीं मानूंगा। चूहे बहुत निराश हुए और पीछे हट गए। क्या किया जाए? रानी ने पूछा। हम इस कांसे की अंगूठी को कैसे खोज सकते हैं? उसने एक और नई परिषद बनाई। दुनिया के हर कोने से चूहों को बुलाया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कांसे की वह अंगूठी कहाँ है। अचानक बहुत दूर देश से 3 चूहे आए। एक अंधा था, दूसरा लंगड़ा था और तीसरे के कान कटे हुए थे। नए लोगों ने कहा, हम बहुत दूर देश से आए हैं। क्या तुम जानते हो वह कांस्य अंगूठी कहाँ है, जिसकी आज्ञा जिन्न मानते हैं? हाँ हाँ हाँ, हम जानते हैं। एक बूढ़े जादूगर ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है, और अब वह इसे दिन में अपनी जेब में और रात में अपने मुंह में रखता है। जाओ और उसे लेकर आओ, और जितनी जल्दी हो सके वापस आना। 3 चूहों ने अपने लिए एक नाव बनाई और जादूगर के देश के लिए रवाना हो गए। अपनी नाव के सहारे वे राजकुमारी के राजधानी में पहुंच गए। वहां वे उतरे और महल की तरफ भागे। नाव की देखभाल के लिए किनारे पर उन्होंने केवल अंधे चूहे को छोड़ दिया। फिर उन्होंने रात होने का इंतजार किया। दुष्ट बूढ़ा जादूगर बिस्तर पर लेट गया और उसने कांसे की अंगूठी को अपने मुंह में डाल लिया और बहुत जल्दी सो गया। अब हम क्या करें? दोनों छोटे चूहों ने एक दूसरे से पूछा। कटे हुए कानों वाले चूहे को तेल से भरा एक दीपक और मिर्च से भरी एक बोतल मिली। उसने अपनी पूंछ पहले तेल में और फिर मिर्च में डुबोई और जादूगर की नाक के पास रख दी। आछी आछी! बूढ़ा आदमी जोर से छींका, लेकिन वह उठा नहीं, और झटके से उसके मुंह से कांचे की अंगूठी उछलकर बाहर आ गई। लंगड़े चूहे ने तुरंत उस अंगूठी को अपने हाथ में लिया और नाव पर ले गया। कल्पना कीजिए कि जादूगर को कितनी निराशा हुई होगी जब वह जागा और उसे कांसे की अंगूठी कहीं नहीं मिली। लेकिन तब तक हमारे तीनों चूहे अपना इनाम लेकर रवाना हो चुके थे। अनुकूल हवा उन्हें उस द्वीप की ओर ले जा रही थी जहां चूहों की रानी उसका इंतजार कर रही थी। स्वाभाविक रूप से वे कांसे की अंगूठी के बारे में बात करने लगे। हम में से सबसे बड़ा इनाम किसको मिलना चाहिए? वे सब एक साथ चिल्ला पड़े। हाँ, अंधे चूहे ने कहा, क्योंकि मेरी सतर्कता के बिना हमारी नाव खुले समुद्र में बह गई होती। नहीं, सचमुच? कटे हुए कानों वाले चूहा चिल्लाया। इसका श्रेय मुझे है, क्योंकि मैंने ही उस आदमी के मुंह से अंगूठी निकलवाई। नहीं, ये मेरी है, लंगड़ा चिल्लाया, क्योंकि मैं अंगूठी लेकर भागा था। और शीघ्र ही ये बातें करते करते वो मारपीट पर उतर आए।
और अफसोस, जब झगड़ा भयंकर हो गया तो कांसे की अंगूठी समुद्र में गिर गई। अब हम अपनी रानी का सामना कैसे करेंगे? तीनों चूहों ने कहा। हमारी मूर्खता के कारण हमने इस अंगूठी को खो दिया है और अपने लोगों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब हम अपने देश वापस नहीं जा सकते। चलो इस रेगिस्तानी द्वीप पर उतरते हैं और अपना यहाँ दयनीय जीवन समाप्त करते हैं। कहते ही नाव उन्होंने रोक दी और द्वीप पर उतर गए। अंधे चूहे को बाकी दोनों चूहे छोड़कर चले गए। अब वह उदास होकर किनारे पर घूमने लगा। तभी उसे एक मरी हुई मछली मिली और उसने उसे खाना शुरू किया। तभी उसे बहुत कुछ कठोर चीज का एहसास हुआ। उसके चिल्लाने पर बाकी दोनों चूहे भी वापस भाग कर आ गए। अरे, ये तो वही कांसे की अंगूठी है। वे खुशी से चिल्लाए और फिर से अपनी नाव में सवार होकर जल्द से चूहों के द्वीप पर पहुंच गए। अब समय आ गया था कि वे वहां पहुंचे, क्योंकि कप्तान बिल्लियां अपना माल उतारने ही वाली थीं। तभी चूहों का एक दल उनके पास कीमती कांसे की अंगूठी लेकर आया। कांसे की अंगूठी? युवक ने आदेश दिया। अपने स्वामी की आज्ञा मानो, मेरे जहाज को पहले जैसा बना दो। तुरंत ही अंगूठी के जिन्न ने अपना काम शुरू कर दिया और काला पुराना जहाज एक बार फिर से चमचमाता सोने जैसा अद्भुत सुनहरा जहाज बन गया। सुंदर नाविक चांदी के मस्तूलों और रेशमी रस्सियों की ओर दौड़े। बहुत ही जल्द वे लोग राजधानी की ओर रवाना हो गए। आह, नाविक कांच जैसे समुद्र पर उड़ते हुए कितनी प्रसन्नता से गा रहे थे। अंत में वे लोग बंदरगाह पर पहुंच गए। कप्तान जहाज से उतरा और महल की ओर भागा, जहां उसने दुष्ट बूढ़े आदमी को सोते हुए पाया। राजकुमारी ने अपने पति को लंबे समय तक गले लगाया। जादूगर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और मजबूत रस्सियों से बांधकर सजा दे दी गई। अगले दिन जादूगर को मेवों से लदे एक खच्चर की पूंछ से बांध दिया गया और उसे इतने ही टुकड़ों में तोड़ गया जितने मेवे उस खच्चर की पीठ पर थे। तो मित्रों, कहानी सुनने के बाद मुझे ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसमें कितनी विचित्र बातों का ज्ञान हुआ। मेरे लिए तो ये कहानी बहुत अविश्वसनीय है, लेकिन चूंकि है तो ये फेरी टेल यानी कि परी कथा, तो अविश्वसनीय तो होगी ही। तो चलिए, अब समय हो गया है आपसे आज्ञा लेने का। मैं मिलूंगी आपसे जल्द ही एक नई कहानी लेकर। तब तक जुड़े रहिए।